With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected student, today we'll discuss US 2018. We'll discuss past paper of University of Sargodha 2018 paper, classical drama, and we'll discuss Punjab University 2018 पेपर. पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सिलेबस को अगर कंपेयर किया जाए तो 3 जो प्लेज हैं वो तकरीबन सेम है. मिसाल के तौर पर ओथेलो, इडिपस रेक्स और उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड. यानी ये 3 प्ले जो हैं, अगर आप 3 प्लेज कर लेते हैं तो आप तब भी पास हो सकते हैं. हम आज 2 जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर हैं, उनको डिस्कस करेंगे. हम 2 पेपर को डिस्कस कर लेते हैं. एक तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से और पंजाब यूनिवर्सिटी से दोनों के जो पेपर आए हुए हैं 2018 में, हम उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. आइएगा ज़रा. यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 2018 में पेपर आया हुआ है. कहता है कि टू व्हाट एक्सटेंट, क्वेश्चन है, भले लिख लें, आ सकता है. टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एग्रीड दैट इडिपस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल मैन. इडिपस एक स्टेटमेंट देता है अपने इडिपस रेक्स प्ले को. अगर आप उसकी टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें वो कहता है आई एम द वर्स्ट ऑफ मैन, कि मैं दुनिया के तमाम इंसानों से बुरा हूं जिसने अपनी माँ के साथ, मदर के साथ बॉडली फंक्शन किया है और अपनी इंसेस्टुअस रिलेशन में रहते हुए उससे 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, एजमिनी और एंटीगोन. वो 2 उसकी बेटियां थी और मैंने उससे बच्चे वर्स्ट ऑफ मैन कि वर्स्ट ऑफ मैन का मतलब यह है कि सबसे बुरा इंसान, मैं सबसे बुरा इंसान. फेट इज रिस्पॉन्सिबल. क्या फेट रिस्पॉन्सिबल है? गॉड रिस्पॉन्सिबल है उसकी ट्रेजेडी का? यह भी क्वेश्चन आ सकता है. वो आपसे पूछ सकते हैं टू व्हाट एक्सटेंट यू थिंक फेट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इडिपस रेक्स ट्रेजेडी. इडिपस रेक्स की जो ट्रेजेडी है या इडिपस की जो ट्रेजेडी है उसमें फेट इन्वॉल्व है या उसका अपना कैरेक्टर इन्वॉल्व है. तो हम दोनों तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं. हमारे पास इतने आर्गूमेंट्स हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टर भी टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है. लेकिन अगर हम फेट को, चूंकि उस वक्त की जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी जाती थी वो क्या थी, बेस्ड ऑन फेट होती थी. गॉड, अपोलो और उसके बाद गॉड और गॉड्सेस जो थे उनको मॉनिटर करते थे, पहले से प्रेडिक्शन देते थे. तो इसलिए ग्रीक ट्रेजेडी फेट बेस होती थी. तो फेट जो उसे कहती थी वैसा करैक्टर जो है वो बाउंड है वो करने के लिए. फेट प्री डिटरमिन्ड होती है और फेट जो कहती है वो उसे मानना पड़ता है. हमने देखा कि फॉर्चून टेलर ने बताया, ब्लाइंड प्रॉफिट ने बताया कि तुम अपनी आंखें फोड़ोगे और यहाँ से एक बैगर की तरह यहाँ से जाओगे, डिप्राइव्ड पोजीशन में यहाँ से जाओगे अल्टीमेटली, थीब को छोड़कर. तो हमने देखा कि वाकई वो नीडल को पकड़ता है. जब उसकी मदर जो है वो खुद को हैंग करती है, वो तलवार लेके उसके पीछे जाता है तो वो खुद को हैंग करती है, तो ये उसे पकड़ता है और उसकी बालों से वो दोनों जो नीडल्स हैं वो निकालता है, तो उसको अपनी आंखों को गौज कर लेता है, नोच देता है उससे. तो इसके बाद वो रोता हुआ बाहर आता है, किरोन से कहता है, किरोन मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? He said, My lord, what can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने आगे से बताया कि तुम मुझे मेरी बेटियों से मिलाओ.
मिलवाओ। वो भी बेटियों से मिलवाता है, उनसे प्यार करता है। उसके बाद वो कहता है कि फिर बड़ी लंबी स्पीच करता है कि इंसान रोने लग जाता है, पिटी फियर क्रिएट होता है, इतना दुख होता है पढ़ के जब वो पूरा, मैंने ये सारा पढ़ाया हुआ है लाइन टू लाइन। वो कहता है कि इन मेरी बेटियों का ख्याल रखना, तुम इनके अब सब कुछ हो, तुम इनके गार्डियन हो, किरोन से कहता है। और उसके बाद कहता है कि अब मेरी बेटियों, तुम्हें अब कभी अच्छे हस्बैंड नहीं मिलेंगे, सारे लोग तुम्हें ताने देंगे कि तुम किसकी औलाद हो जिसने अपनी मदर के साथ फिजिकल रिलेशन किए, और मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ और मैं तुम्हारा भाई भी हूँ। तो इस तरह की वो बड़ी लंबी स्पीच करता है। उसके बाद वो कहता है कि किरोन, मुझे कैथराइन हिल के ऊपर छोड़ आओ, वहीं जहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था, ताकि मैं वहाँ सिसक सिसक के मर जाऊं, और मैं वहीं पे मरना चाहता हूं। कैथराइन जो माउंटेन है, मुझे वहां पे छोड़ आओ। तो आगे से किरोन कहता है कि ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, लेट गॉड डिसाइड दिस, गॉड ये डिसाइड करेगा, और मैं अपोलो का वेट कर रहा हूं। जैसे ही उसकी कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो मैं उसके अकॉर्डिंग फैसला करूंगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि किरोन जो है वो गॉड और गॉडेसेस को मानता है, और वो उनकी बेस्ड पे अपनी गवर्नमेंट को चलाता है। यानी पुराने जितने भी एंशिएंट ग्रीक प्लेस हैं वो गॉड और गॉडेसेस की ऑर्डर बेस हैं, या उनकी जो डेस्टिनी फेट जो है उनको डिटरमिन वो करते हैं। तो वोस्ट ऑफ मैन, क्या वो वोस्ट ऑफ मैन है? हम यहाँ पे कहेंगे वो वोस्ट ऑफ मैन नहीं है, उसकी जो फेट थी वो पहले डिटरमिनेड थी, उसको ये करना था। इवन कि उसको पहले ही बता दिया गया था कि वो अपने फादर को कत्ल करेगा, मदर से शादी करेगा। तो फेट रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गॉड जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसने क्या करना है। गॉड और गॉडेसेस जो है वो हुकूमत करते हैं, इंसान तो पपट है। जैसे ग्लोस्टर का डायलॉग है, अगर आपने शेक्सपियर का पढ़ा हो किंग लियर, तो उसमें कहता है एज फ्लाइज इन द हैंड ऑफ द वांटन बॉयज वी आर टू द गॉड, they play for their sport. As flies in the hand of the wanton boys, we are to the god. They play with us for their sport. वो अपनी स्पोर्ट के लिए हमारे साथ खेलते हैं। ये भी एक ग्रीक कंसेप्ट था कि इंसान जो है वो पपट है, इंसान जो है वो पपट है फेट के हाथों, और फेट जो है वो इंसान के साथ ऐसे ही खेलते हैं जैसे कोई आवारा लोग जो हैं वो मक्खियों के साथ खेलते हैं, उनको अपने गेम के लिए मारते रहते हैं। जो ये शेक्सपियर ने किसके अंदर कहा? किंग लियर के अंदर। वी आर पपट इन द हैंड ऑफ नेचर, हम पपट हैं। हार्डी कहता है वी आर पपट इन द हैंड ऑफ क्रूअल डेस्टिनी, हम डेस्टिनी के हाथों, हम फेट के हाथों क्या हैं? मजबूर हैं। जैसे वो हमें चलाती है हम वैसे चलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि नो, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, फेट इज रिस्पॉन्सिबल, फेट वॉज डूइंग ऑल दैट एंड ही वॉज पपट इन द हैंड ऑफ नेचर, एंड दैट वॉज प्रिडिक्शन ऑफ द अपोलो। देयर विल बी अ चाइल्ड, ही वॉज बोर्न इन द लेयर्स हाउस एंड ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। जोकस्टा से शादी करेगा, लियस को मारेगा। आप इसमें पूरी स्टोरी जो है वो लिख के साबित कर सकते हैं कि ये अपोलो की पहले से प्रोडिक्शन थी। वो तो पपट था, वो वोस्ट ऑफ मैन नहीं था, वो इनफैक्ट पपट था। और इसमें आप पूरी स्टोरी लिख दें तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपको पूरी स्टोरी आनी चाहिए, आप लिख सकते हैं अपने अल्फाज में। तो यहाँ पे आप साबित कर दीजिएगा कि ही वॉज नॉट वोस्ट ऑफ मैन, रैदर ही वॉज पपट इन द हैंड ऑफ नेचर, इन द हैंड ऑफ फेट, और फेट उसके साथ प्ले कर रही थी। और ये प्री डिटरमिन था अपोलो की तरफ से। फॉर्चून टेलर ने उसे पहले ही बताया था कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन वो थोड़ा सा ह्यूब्रिस में आ जाता है। ह्यूब्रिस का मतलब लिख लें गरूर, तकब्बर। तो अगर करैक्टर के थ्रू बताना है, अगर वो करैक्टर का पूछ ले तो आप करैक्टर को आप बता सकते हैं। आप इस दूसरी साइड पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका करैक्टर भी टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? उसको बताया गया था कि वो अपनी मदर से शादी करेगा और फादर को किल करेगा, तो पहले तो उसे एजेड बंदे को कत्ल नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी। दूसरा उसका फ्ला ये है कि वो ह्यूब्रिस और बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा इमोशनल था, पैशनेट था। ये उसका ट्रेजिक फ्ला था कि वो बड़ा ह्यूब्रिस में था, यानी तकब्बर बहुत था कि आई ईडिपस यो किंग, मैं ईडिपस। बार बार वो अपना नाम लेता है, इससे उसे उसका ह्यूब्रिस ज़ाहिर होता है प्ले के अंदर। हमने प्ले के अंदर देखा आई ईडिपस यो किंग ऑलरेडी डिसाइडेड एंड आई हैव सेंट
Chiron to the Apollos, Oracle of Delphi। मैं पहले ही किसके पास, अपोलो के पास ऑरेकल को भेज चुका हूँ और मैं पहले ही तुम्हारे लिए परेशान हूँ और मैं तुम्हारा सोल्यूशन तलाश कर रहा हूँ। आई एडिपस बार बार अपना नाम लेता है, इट शोज हिज ह्यूब्रिस, ये उसका ह्यूब्रिस को शो करता है, ये उसके तकब्बर को शो करता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका करेक्टर भी ग्रेट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो पूछ ले टू व्हाट एक्सटेंट यू थिंक दैट करेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो आप फिर करेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बना के फिर एक्सप्लेन करेंगे कि पहले तो वो स्टोरी थोड़ी सी बताएंगे कि इस तरह जी एक बेटा पैदा होगा, वो अपने फादर को कत्ल करेगा। अपोलो की प्रेडिक्शन थी, जो उनका गॉड था, तो उसकी प्रेडिक्शन है कि एक बेटा पैदा होगा और वो जिकिस्टा से शादी करेगा और अलियस को कत्ल कर देगा। अगर उसने ये प्रेडिक्शन सुनी थी तो उसे एजेड बंदे को कत्ल नहीं करना चाहिए था। अगर उसने ये प्रेडिक्शन सुनी थी तो उसे अपनी एजेड एक औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी, भले उसको सल्तनत भी मिल रही थी थीब की। ठीक है जी, ये उससे गुनाह हुआ। और वो इमोशनल था, ह्यूब्रिस उसमें बहुत ज़्यादा था, गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और उसको बताया भी जा रहा है, लेकिन वो बार बार ये कह रहा है कि को जोन सा भी इंसान हो उसको कर्स, उसके ऊपर कर्स हो, जिसने लियस को मारा है, किंग को मारा है, अगर मैं भी हूँ मुझे भी बैनिश कर दिया जाए। अब उसको फॉर्चून टेलर बार बार कह रहे हैं कि नो नो वी डोंट वांट टू एक्सपोज, वी डोंट वांट टू टेल, बट ही इज इंसिस्टिंग देम यू शुड टेल मी ट्रूथ। तो वो अल्टीमेटली ट्रूथ बता देते हैं कि इस सारे कैलेमिटी का और एडवर्सिटी का और इस फेमन का और जो यहाँ पे कहत आया हुआ है, इसके रिस्पॉन्सिबल, इस प्लेग के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तुमने इंसेस्टुअस रिलेशन में हो, तुम इंसेस्टुअस रिलेशन हो, यानी तुम अपनी मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में हो, फिजिकल रिलेशन में हो। तो ये जो फिजिकल रिलेशन है तुम्हारा मदर के साथ, इसकी वजह से यहाँ पे लोग बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे अनाज ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे खुश्क साली है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं भूख से, डिफरेंट बीमारियों से। इसका काज जो है वो तुम हो। और वो चूंकि एक बादशाह था तो वो उनको निजात दिलाना चाहता था, अल्टीमेटली वो खुद अपनी आंखों को नोच लेता है और वहाँ से दरबदर हो जाता है खुद ब खुद। तो इसका कंक्लूजन आप देंगे कि इन मैन ह्यूमन बीइंग इज पपेट इन द हैंड ऑफ गॉड फेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने रेज किया था 2018 में। उसके बाद ये क्वेश्चन आप समझ लें कि ये क्वेश्चन आ गया, हमने अपने एक्सपीरियंस से कह दिया। ह्यूब्रिस वाला क्वेश्चन आ सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट ह्यूब्रिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल। व्हाट डू यू थिंक करेक्टर और डेस्टिनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इडिपस डाउनफॉल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। Discuss Oedipus Rex as a tragedy that follows the principle of Aristotle. Discuss Oedipus Rex is a tragedy by Sophocles. It follows all the principle of Aristotle. अरिस्टोटल के जो प्रिंसिपल हैं कि उसके अंदर पिटी हो, फियर हो, ट्रेजिक फ्ला हो, हीरो जो है वो एक बड़ा रॉयल हो, तो ये सारी उन चीज़ों को फॉलो करती है अरिस्टोटल की जो प्रिंसिपल उसने लेड डाउन किए थे। ये सारे क्वेश्चन और ये एक्सपेक्टेड हैं और ये आएंगे। एक और क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने रेज किया, डिस्कस, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में, मैकियावेलियन थॉट इन द जू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। हमने डिस्कस करना है मैकियावेलियन थॉट को। मैकियावेली कौन था? मैकियावेली ही वाज बोर्न इन वेनिस, इटली के अंदर ये पैदा हुआ था। और मैकियावेली जो था बेसिकली ये एक कनिंग पॉलिटिशियन था और इसने उस वक़्त के बादशाह के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी थी, कैसे रूल करना है, कैसे गवर्न करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है कंट्रीज़ को, कैसे जितनी सब्जेक्ट है, जितनी राया है उसको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, वो सारे उसने असूल वज़ा किए थे अपनी बुक के अंदर। इसने बुक लिखी थी द प्रिंस 1532 में। नाइक्लोस नाम है पूरा इसका, नाइक्लोस मैकियावेली, MACHIVELLI, नाइक्लोस मैकियावेली। मैकियावेली पैदा हुआ 1469 में इटली, वेनिस इटली के अंदर। 1527 में इसकी डेथ हुई है
और 15वीं सेंचुरी का ये बड़ा प्रोमिनेंट ये एक पॉलिटिशियन सा, पॉलिटिकल बुक्स वगैरह लिखने वाला और एक पॉलिटिशियन था, कनिंग पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता है। द प्रिंस इसकी प्रोमिनेंट बुक है जो इसने 1532 में लिखी, प्रिंस के लिए कैसे रूल करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है लोगों को, कैसे टैक्सेस लगाने हैं, अगर आपने अपनी ताकत को बहाल करना है, कैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ पे हमला करना है। ये फादर ऑफ पॉलिटिकल थीरी जाना जाता है। ठीक है जी। ये इसने बहुत सारे कनिंग्स जो प्रिंसिपल थे वो सियासतदानों के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, किंग्स के लिए, ड्यूक्स के लिए, जो उस वक़्त के हुक्मरान थे उनके लिए ये इसने बहुत सारे असूल लिखे थे। तो ये आप इसको डिस्कस कर देंगे कि बैराबस जो है वो मैकियावेलियन थॉट को फॉलो करता हुआ नज़र आता है। वो नहीं देखता कि मेरी बेटी, वो बेटी को भी यूज़ करता है। अपनी बेटी को भेज के पहले तो ख़जाना मंगवाता है, जिस पे फर्नेस जो होता है, जो माल्टा का गवर्नर होता है, जब वो कब्ज़ा कर लेता है उसकी दौलत पे, तो वो अपनी बेटी को भेज के सब पहले तो वो ख़जाना काबू करता है। उसके बाद क्या करता है कि वो मीथियस और लॉडविक को दोनों को लड़वा के मरवा देता है। उसके बाद हमने देखा कि जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उसे छोड़ रही है तो वो सबको जहर दिलवा देता है, बेटी को भी मरवा देता है। बेटी मरते मरते उसके सारे राज बता देती है। और उसके बाद हमने देखा कि उसने 2 प्रीस्ट को भी नहीं छोड़ा, उनको भी आपस में, ईथामोर जो है वो उसकी रास्ते में प्रॉब्लम बनता है तो ईथामोर और बेलामीरा दोनों को मरवा देता है। दोनों यहूदी होते हैं, उनको भी नहीं छोड़ता। हमने देखा कि वो जोन सा शख्स उसके पैसों में रुकावट बन रहा है तो मैकियावेलियन थॉट को फॉलो करता हुआ वो उसको कुचलता जा रहा है, उसका सारा वो आगे, और इवन हत्ता के वो तुर्क्स को भी यूज़ करने की कोशिश करता है, उनका साथ देता है, उनको काबिज करवाता है। फिर वो फर्नेस के साथ मिलके वो फिर एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है कि इन सारे फौजियों को यहाँ पे गर्क कर दूँ और अल्टीमेटली फर्नेस को भी कंट्रोल कर लूँगा। तो फर्नेस जो है उसके पूरे प्लान को जान जाता है, वो उसको मरवा देता है और उसके बाद वो फर्नेस की सारी आर्मी को कैप्चर कर लेता है। उसे कहता है कि मेरा नुकसान देकर अब तुम वापस जाओगे। फर्नेस जो होता है वो क्या होता है, वो गवर्नर होता है माल्टा का बेसिकली। तो ये है। आगे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने इसको डिस्कस करना है। डिस्कस मैकियावेलियन थॉट इन द जू ऑफ माल्टा। तो आपने देखना है कि किस किरदार के अंदर मैकियावेलियन थॉट्स जो हैं ज़्यादा पाई जाती हैं और वो ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है दूसरे को अपने बेनिफिट के लिए। तो मैकियावेली ने भी ये कहा था कि आपके बेनिफिट के रास्ते में जो आए उसे कुचलते जाओ। वो रेनेसेंस इटली के अंदर जो रिनाइंसेस स्टार्ट हुआ था वो 14वीं सेंचुरी में हुआ था। आप इसकी डेट ऑफ बर्थ देख लें तो ये इसकी डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल वही रेनेसेंस एज के ड्यूरिंग ही है। देखें 1469 से 1527 का ये मैकियावेली। तो मैकियावेली जो था इटली में पैदा हुआ था, वहाँ पे रेनेसेंस जो है 14वीं सेंचुरी में आ गया था। वहाँ पे उन्होंने चर्च को छोड़ दिया था और उसके बाद मटीरियलिज्म को फॉलो कर लिया कि हमें बेनिफिट कहाँ से मिलता है। जहाँ से मैकियावेली कहता है बेनिफिट मिले एक रूलर को, उसको वेल करना चाहिए। अगर कभी कभार साथ वाले कंट्रीज़ के ऊपर हमला भी करना पड़े तो उनको सबड्यू करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमला करके उनको अपने कंट्रोल में ले आओ ताकि तुम्हारा दबदबा बना रहे। इसलिए मैकियावेलियन थॉट्स जो है वो हमें जू ऑफ माल्टा के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर मिलती है। ये हम डिफाइन करते जाएंगे। तो इन द जू ऑफ माल्टा हम कहेंगे ऑल कैरेक्टर्स आर मीन, कनिंग एंड डिसीविंग ईच अदर। वो एक दूसरे को डिसीव कर रहे हैं और मैकियावेलियन थॉट को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो राइटर क्रिस्टोफर मार्लोव था वो खुद ही बहुत ज्यादा मुतासर था मैकियावेली से, मैकियावेलियन थॉट से, मैकियावेली से। क्वेश्चन नंबर 4 एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले एज अ कॉमेडी प्ले। डिस्कस ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले एज अ कॉमेडी प्ले। अगर वो इस तरह आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ये वो बेसिकली समरी है पूरी, आप पूरी समरी लिख देंगे, वो कॉमेडी है भाई एक। आपने परेशान क्यों होना है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। डिस्कस ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एज अ कॉमेडी प्ले। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उसकी पूरी समरी लिख दें, वही उसकी कॉमेडी तो है। अपना नाम चेंज करके मोनोटोनस लाइफ से तंग आके, रिस्पॉन्सिबिलिटी से तंग आके वो लंदन जाता है, अपना नाम चेंज करके अर्नेस्ट रख लेता है। तो ये कॉमेडी है कि लोग जो हैं अपने नाम को चेंज कर रहे हैं और कुछ और बन जाते हैं, एक मास्क चढ़ा लेते हैं। मास्क जब रिवील होते हैं वो आखिर तक अपना जो मास्क है वो उतारता नहीं है।
तब उतारता है जब सिसिली को पता चल जाता है, तब उतारता है जब ग्वेंडोलिन उसको एक्सपोज करते हैं, तब उतारता है जब एल्जरनन उसको एक्सपोज कर देता है, तब वो अपना मास्क उतार के वो कहता है जी मेरा भाई की तो डेथ हो गई है। तो ये सारी कॉमेडी तो है, ये डिस्कस करते जाना। जब वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि ये सारे हर चीज़ के अंदर पैराडॉक्स आपको मिलेगी, इवन के टाइटल के अंदर भी एक आयरनी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। भाई वो अर्नेस्ट कहाँ है, वो तो अर्नेस्ट है ही नहीं, वो तो सच्चा है ही नहीं, सच्चा तो इसका प्रोटैगोनिस्ट भी नहीं है। सो वेयर इज अर्नेस्ट, देयर इज नो अर्नेस्ट एज ऑल। इसके टाइटल के अंदर भी एक आयरनी है, आपको पूछ सकते हैं डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर भी एक आयरनी है, इसके अंदर भी पैराडॉक्स है। वो अपना मास्क तब तक नहीं उतारता जब तक उसको एक्सपोज नहीं कर दिया जाता। सबसे पहले एल्जरनन करता है, फिर सिसिली उसे करती है, फिर ग्वेंडोलिन करती है, सारे उसे जब एक्सपोज करते हैं तब जाके अपनी रियलिटी बताता है प्रोटैगनिस्ट उसका। जो सेकंड प्रोटैगनिस्ट है वो एल्जरनन है, वो भी विमेन को वेमिनिश है और इंजॉय करता है फीमेल के रिलेशन को। इवन कि सिसिली को देखता है तो फौरन वो उसके पीछे पड़ जाता है, किसके, उसके अर्नेस्ट के, जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक वर्दन को कहता है कि अगर मुझे सिसिली नहीं मिलेगी तो तुम्हें ग्वेंडोलिन नहीं मिलेगी, ग्वेंडोलिन उसकी कजन थी। तो आखिर पे ये जो कुछ और ही सिचुएशन निकल आती है। हमने देखा कि ये एक कॉमेडी है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ने अपने चेहरे पे मास्क चढ़ाए हुए हैं। अगर वो मास्क का पूछ लें कि ये एक प्ले है, ये कॉमेडी है मास्क की, तो आप मास्क को एक्सप्लेन कर दें कि हर किसी कैरेक्टर ने अपने ऊपर मास्क चढ़ाया हुआ है। इवन सिसिली और ग्वेंडोलिन जो है वो दोनों जस्ट नाम को देखती हैं, नाम अर्नेस्ट है, बस मुझे प्यार है। तो असल में वो विक्टोरियन सोसाइटी, ये विक्टोरियन राइटर था, याद रखिएगा, ये एक विक्टोरियन राइटर है और विक्टोरियन एरा के जो सुपरफिशियल बिलीव्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि कोई चीज़ अंदर की बात नहीं जानना चाहता, जस्ट वो सुपरफिशियल नाम, तुम्हारा नाम क्रिश्चियन है बस तुम ठीक हो। और उसके बाद चर्च को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज करता है। डॉक्टर चैसबल और हमने देखा कि मिस प्रिज्म जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, हालांकि उनका काम तो टीच करना है, वो तो प्रीस्ट हैं, वो भी एक दूसरे के साथ लस्ट फुल नज़रों से देखते हैं और एक दूसरे की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। कहता कितनी सुपरफिशियल है ये चर्च की लाइफ जो है, यहाँ पे भी लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। ये राइटर असल में इनर जो चीज़ है वो दिखाता है। तो राइटर कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि क्या शादी का जो पर्पस है एक प्लेजर होना चाहिए या कोई बेस्ड ऑन फैमिली होना चाहिए, या आप किसी की फैमिली से रिश्ता करते हैं या उससे प्लेयर सीख करने के लिए रिश्ता करते हैं। शादी का मतलब तो फन है, प्लेयर है, टेस्ट है कि आप इंजॉयमेंट करें, ना कि यू थिंक अबाउट द टाइटल ऑफ द फैमिली, थिंक अबाउट वेदर यू आर एरिस्टोक्रेटिक और नॉट। तो जैसे लेडी ब्रैकनल जो है वो एक इंटरव्यू लेती है जैक वर्दन का, वो भी एक क्रिटिसिज्म है, वो भी एक आयरनी है, वो भी आयरनिकली ट्रीटेड है कैरेक्टर कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, किसके बेटे हो, टाइटल क्या है फैमिली, ये सारी चीज़ें अगर ये तुम पास करोगे तो फिर जाओगे। इवन को ग्वेंडोलिन को बोलने नहीं देती, जो हम डिसाइड करेंगे वही होगा। तो ये बड़ी एक विक्टोरियन टिपिकल सोसाइटी जो है विक्टोरियन, उसको बड़ा बिटरली क्रिटिसाइज किया है ऑस्कर वाइल्ड ने। इसको आप देख लीजिएगा। ऑस्कर वाइल्ड्स का जो प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ अ कॉमेडी प्ले। तो आप इसको सारी ये कैरेक्टर उठा के एक्सप्लेन कर दें, उसकी समरी लिख दें भले, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जी, अथैलो की डिस्कस अथैलोज नेचर। डिस्कस द नेचर ऑफ अथैलो और डिस्कस Othello's nature. He was a Moor and discuss Moor's nature. Moors जो है, जो एक हबशी ब्लैक मैन है, उसकी नेचर क्या है। हाँ जी, अब नेचर आपने डिस्कस करनी है, लिखें नेचर कैसे डिस्कस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें भी अगर आप पूरी समरी लिख दें तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आपने उस कैरेक्टर की नेचर बतानी है, उसके अंदर क्या है। सबसे पहले रोमांस है, लव है, जैसे एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, वो प्यार करता है डेस्टिमोना से, ठीक है, वो जेलसी फील करता है अगर कोई डेस्टिमोना को देखता है, ये हर इंसान की नेचर है।
कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कोई और देखता है तो आप जेलसी फील करते हैं। आप डिस्कस करेंगे ओथेलो की नेचर थी, रिवेंजफुल है, रिवेंज लेना चाहता है, अगर उसे गुस्सा आता है तो उसका रिवेंज लेता है। और वो उसके अंदर एक, जैसे वो एक बड़ा वो जुनूनी किस्म का इंसान है जो हर इंसान बाज़-औक़ात होता है, रैथ है उसके अंदर, गुस्सा है, वार का जज्बा है, अपने कंट्री के लिए, वेनस के लिए लड़ने का जज्बा है, जो हर पैट्रोटिज्म की स्पिरिट है, ये भी नेचर में होती है इंसान की। और उसके वाइल्ड पैशन हैं, और उसके बाद रोमांस करता है, लव करता है, डेडिकेटेड है अपनी वाइफ की तरफ, और वाइफ को किसी को देखने नहीं देता, ये नहीं चाहता कि कोई और भी उसे देखे। इवन कि जब वो सोई होती है तो कहता है कि तुम क्या इतनी खूबसूरत चीज़ भी कभी बेवफा होती है, क्या तुम मुझसे बेवफाई कर सकती हो, देखो मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मुझसे वफा की। और उसके चेहरे पे किस करता है तो वो जागती है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारा ब्लड ना निकले, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो डेस्डेमोना, कि आई डोंट वांट टू किल यू, आई वांट टू किल यू सो दैट देयर इज़ नो ब्लड ऑन योर बॉडी, कि तुम्हारे बॉडी पे से ब्लड ना निकले, तुम्हारे बॉडी पे ब्लड ना आए, तुम इतनी खूबसूरत मुझे लग रही हो। तो वो उठाता है तकिया और उसके चेहरे पर रख के उसको तकिए से मारता है। ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख देंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, और ये आना है किसी न किसी फॉर्म में, करैक्टर आ जाएगा। चलें जी, ओथेलो का करैक्टर लिख दें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। वो पूछेगा जी यागो जो है वो बड़ा जो कनिंग करैक्टर है, तो आप उसके ऊपर ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इमलिया के ऊपर आ सकता है जो किसकी वाइफ थी, अयागो की। माइकल कैसियो के ऊपर आ सकता है, माइकल कैसियो की पर्सनैलिटी पे लिखें। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये ज़रूर आनी है आपके पेपर में। डिस्कस इडिपस ह्यूब्रस इन द प्ले एडिपस रेक्स। एडिपस रेक्स के अंदर ह्यूब्रस को डिस्कस करें, एडिपस के। हाँ जी, कहाँ कहाँ गुस्सा करता है, कहाँ कहाँ इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, जुनूनी होता है, ये सारी चीज़ें उसकी डिस्कस कर दें। उसके अंदर ह्यूब्रस बहुत है, बड़ा मगरूर इंसान है, वो सारी चीज़ें उठा उठा के डिस्कस कर देंगे आप, तो वही आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी आ सकता है, बड़ा ये प्रोमिनेंट है। अच्छा जी, अब ऐसा करें, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ओथेलो के लिख लीजिए। मुझे कुछ क्वेश्चन जो है उनके ऊपर शक है कि वो आ सकते हैं, देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, ओथेलो के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा लिख लें। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। Respected students, you are listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 0305631964. We are discussing past paper 2018, University of Sargodha and Punjab University. Let's discuss ओथेलो शॉर्ट क्वेश्चन। ओथेलो के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ज़रा देख लीजिए, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये एक ट्रेजेडी है, अगर योनरा इसका देखा जाए, योनरा ये एक ट्रेजेडी है, और इसकी सेटिंग जो है वो साइप्रस और वेनिस का जो इलाका है उसमें रखी गई है। शेक्सपियर सोनेटियर हैं, सोनेट राइटर हैं, और ट्रेजेडी प्लेज लिखते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, इसके ऊपर इन्होंने लिखा है। ये 1603 में इसको शेक्सपियर ने लिखा था ओथेलो को, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1604 में। पीरियड, लिटरेरी पीरियड चल रहा था उस वक्त, रेनेसेंस। अगर वो पूछ ले तो आपने डिस्कस कर देना है। ये इसका पूरा नाम है ट्रेजेडी ऑफ वेनस, द मोर ऑफ वेनस, यानी इसका पूरा नाम अगर आपसे व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ओथेलो प्ले, तो ओथेलो प्ले का फुल नेम क्या है आप लिख लें, द ट्रेजेडी ऑफ वेनस, द ट्रेजेडी ऑफ वेनस, द मोर ऑफ मोर, MOOR, मोर का मतलब होता है हबशी, ब्लैक मैन ऑफ वेनस, ब्लैक वेनस के जो ब्लैक मैन है उसकी एक ट्रेजेडी है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उस वक्त जो किंग था वो था जेमटूथ, ये उसकी उस वक्त हुकूमत थी। उसके बाद योनरा जो है वो ट्रेजेडी है, सेटिंग इसकी वेनिस और साइप्रस में रखी गई है। अयागो इसका विलन है। व्हाट इज़ ओथेलो, ओथेलो क्या है, आप इसका जवाब देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ओथेलो
इज़ अ प्ले ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, एंड दिस सेटिंग ऑफ दिस प्ले एंड प्ले सेटिंग इज वेनस एंड साइप्रस। इसकी जो सेटिंग है वो वेनस और साइप्रस में रखी गई है। अथेलो सीक्रेटली मैरिड ब्रबेंशियोज डॉटर। ब्रबेंशियो जो है सेनेटर है और उसकी डॉटर से शादी कर लेता है सीक्रेटली। ये उसके अक्सर घर आता जाता है। ये ब्रबेंशियो का पहले दोस्त बनता है, फिर उसके बाद डेस्डेमोना को अपनी स्टोरीज बताता है। वो मुतासर हो जाती है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, इंस्पायर्ड हो जाती है। इतना ब्रेव, इतना बहादुर, इतना वेनस के लिए लड़ा, इतना इटली के लिए लड़ा, उसके मुल्क के लिए लड़ा, तो वो मुतासर होकर वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सीक्रेटली मैरिड हो जाती है। और बाप को जब पता चलता है, बाप चाहता है कि उसके लेवल का कोई इंसान हो, सेनेटर हो, उससे शादी करे, लेकिन वो पसंद क्या करती है, वो एक हबशी को पसंद कर लेती है, ब्लैक को, जो रेशियल कंसेप्ट भी इसमें दिखाया गया है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ अथेलो? अथेलो का मेन थीम क्या है? हाँ जी, लिख लें। जेलसी, रेशियल प्रेजुडिस, और उसके बाद लव, रोमांस, सेक्स, लस्ट, गे का भी कुछ कंसेप्ट बताते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि अयागो जो है बड़ा एम्बिगुअस करैक्टर है, बड़ा कनिंग है, बड़ा मकार है। वो क्यों अथेलो से जेलस था? कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये गे था, ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड था अथेलो की तरफ। ये चाह रहा था कि अथेलो के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना ले। कुछ लोगों ने, क्रिटिक्स ने इसके ऊपर लिखा है, मैंने पढ़ा है, तो अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो कर दें। प्रोफेशनल जेलसी भी इसमें हमें मिलती है। यागो बेसिकली ये चाहता था कि माइकल कैसियो को नहीं, मुझे लेफ्टिनेंट बनाया जाए। लेफ्टिनेंट, एंड व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट के स्पेलिंग होते हैं, ये ज़रा नोट कर लीजिए, अक्सर स्टूडेंट को नहीं आते। LIUTENANT, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, ठीक है, इसको याद कर लें। लेफ्टिनेंट जो है वो कहता था कि मुझे लेफ्टिनेंट बनाया जाए। क्यों बनाया माइकल कैसियो को? मैं इससे सीनियर था। अगर देखा जाए तो यही कुछ शैतान ने भी ऐसा ही सोचा था। तो ये भी एक डेवल ही है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सब करैक्टर को। राम से खड़ा रहता है और दूसरों के साथ खेलता रहता है, उसको उसके साथ लड़ा देता है। 3 प्लान ये बनाता है। पहला प्लान ये करता है कि वो कैसियो को मंटेनो जो होता है उससे लड़ा देता है, ठीक है जी, और शराब पी के वो वावेला करता है और अथेलो को गुस्सा आता है कि बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बंदा है, वो उसे निकाल देता है, डिसमिस कर देता है। प्लान नंबर 1। दूसरा प्लान कहता है कि यार तुम दोस्त हो किसके? डेस्डेमोना के। वो भी वाइट है, तुम भी वाइट हो, तुम उसके घर क्यों नहीं चले जाते? जाओ तुम उसके घर चले जाओ और जाके डेस्डेमोना को कहो कि मुझे दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, मुझे बहाल करो। वो जाके उससे कहता है, वो फिर उससे बात करती है। वो और शक करता है कि शायद मेरी बीवी के इलिजिटिमेट रिलेशन है, इलिसिट रिलेशन है इसके साथ, जो इसकी सिफारिश कर रही है। तो कहता तुम क्यों सिफारिश कर रही हो? जब उसे अकल आ जाएगी तो मैं उसे रीइंस्टेट कर दूंगा। उसके बाद प्लान नंबर 3 चलता है। जब ये भी ऐसे कामयाब नज़र आते हैं दोनों प्लान, तो प्लान नंबर 3 प्लान के साथ वो मारता है इनको। तीसरा प्लान वो क्या खेलता है? वो कहता है अपनी वाइफ एमिलिया से, जाओ डेस्डेमोना का हैंकरचीफ उठा के लाओ, मुझे वो हैंकरचीफ चाहिए। वो रुमाल उठा के लेके आता है। ये रुमाल कहता है जाओ, आप अपनी वाइफ से कहता है जाओ ये कमरे में रख के आओ माइकल कैसियो के। वो माइकल कैसियो के कमरे में रख के आती है और फिर कहता है कि सर आपको पता है कि वेयर इज़ योर हैंकरचीफ दैट यू हैंडेड ओवर टू डेस्डेमोना। तो वो जाके उसे उसके कान भरता है और वो उसे पंप करता है। वो घर आता है, कहता है मेरा रुमाल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? वो मेरी मदर ने मुझे दिया था, मैंने तुमसे लेना है। वो कहती जब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो इसके ऊपर वो इतना इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, उसको बहुत बुरा भला कहता है। अल्टीमेटली वो उसको कत्ल कर देता है। जब वो कत्ल कर देता है तो एमिलिया आके बताती है कि ये हैंकरचीफ तो मुझे अयागो ने कहा था कि लेके आओ, तो माइकल कैसियो के कमरे में रख के आओ। ओहो ये मुझसे क्या हुआ? वो बड़ा रिपेंटेंस फील करता है। फिर उसे पता चलता है कि वो ही वॉज मैनिपुलेटेड बाय अयागो वॉज प्लेइंग ट्रिक विद हिम। जब उसे पता चलता है तो वो खुद ही स्टैप कर लेता है और खुद को मार लेता है। ये जी ट्रेजेडी है कि उसका जो एंगर जो होता है बेसिकली वही उसका, जेलसी जो होती है वही उसका डाउनफॉल का सबब बनता है। यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। Why is Othello's
वाई इज अथैलो अ ट्रेजिक हीरो? अथैलो ट्रेजिक हीरो क्यों है जी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वाई इज अथैलो अ ट्रेजिक हीरो? अथैलो रियलाइजेस दैट ही वॉज मैनिपुलेटेड बाई अयागो। जब उसे पता चलता है कि मैं मैनिपुलेट हो गया हूँ, मुझे मैनिपुलेट किया गया है, किसने मुझे मैनिपुलेट किया है? आई वॉज मैनिपुलेटेड बाई अयागो एंड किल्ड हिज वाइफ विदाउट रीजन। और मैंने बगैर वजह के अपनी वाइफ को मार दिया है। अथैलो इज ट्रेजिक हीरो ड्यू टू हिज सेल्फ सेंटर्ड एंड गलिबिलिटी। गलिबिलिटी का मतलब कि अपनी वो जो गुस्सा है और अपनी जो अना है उसकी वजह से वो अय्या बन जाता है। ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी मैनिपुलेटेड बाई अयागो। गुलिबिलिटी और सेल्फ सेंटर्ड दो उसके जो उसके फ्लास थे, उसकी वजह से वो बेसिकली मैनिपुलेट हो जाता है अयागो से। वट काइंड ऑफ करेक्टर इज डेस्डेमोना? डेस्डेमोना कैसा करेक्टर है? डेस्डेमोना वाज द ब्यूटीफुल वाइट गर्ल एंड डॉटर ऑफ द वेनेशियन सेनेटर बर्बेंचियो। डॉटर थी, क्वीन ऑफ ब्यूटी थी, बहुत खूबसूरत थी। शेक्सपियर की जितनी भी हीरोइंस जो हैं वो बड़ी खूबसूरत बनाता है, चाहे वो ओफेलिया हो, चाहे वो पोर्शिया हो, चाहे वो डेस्डेमोना हो, चाहे वो कोई भी हो। जितनी भी हीरोइंस जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं उसकी। शी गोज अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली एंड मैरिड अ ब्लैक मोर। और ब्लैक मोर से शादी करती है। इंस्टेड रिस्पेक्टेड वेनेशियंस को छोड़कर वो एक ब्लैक मोर से शादी कर लेती है, और जिसको सारे लोग जो होते हैं खिलाफ हो जाते हैं। अयागो एंड वेनेशियन पीपल फील जेलसी फ्रॉम दिस मोर। इस मोर से, जो ब्लैक हबशी था, उससे वो सारे जेलसी फील करते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की और ये एक हबशी के पास क्यों चली गई। व्हाट इज अथैलोस ट्रेजिक फ्लॉ? अब अथैलो का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। अथैलोस ट्रेजिक फ्लॉ इज दैट ही इज लाइट टेम्पर एंड रैश इन एक्शन। एक्शन बड़े जल्दी लेता है, ठीक है, और लाइट टेम्पर्ड था, उसका टेम्परामेंट बड़ी जल्दी लूज कर लेता था। ये भी उसका ट्रेजिक फ्लॉ था, ठीक है जी। ये आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए। अब देखिएगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको 2018 का पेपर है यूएस का, सरगोदा यूनिवर्सिटी में। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इडिपस बिहेव ट्रीसियस इन द बिगिनिंग? बिगिनिंग में जब ट्रीसियस उसके पास आता है तो उसको कैसे बिहेव करता है? तो उसको वो उसको कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये जो सारा कॉज है ये किसका है, किसकी वजह से ये प्लेग, ये फेमन, ये कहत, ये जो तबाही है, एडवर्सिटी है, कलेमिटी है, इसकी कॉज क्या है? तो इडिपस जो है उसको बड़ा अजीबोगरीब किस्म से बिहेव करता है कि तुम जो हो, तुम बता सकते हो, बताओ। तो वो आगे से जो आपको पता ही है जो आंसर देता है वो कहता है आई डोंट वांट टू स्पीक, आई डोंट वांट टू टेल। तो जब उसे मजबूर करता है तो वो उसे बताता है, तो वो इडिपस उससे बुरा भला कहता है कि तुम साइटलेस हो, तुम ब्लाइंड हो, तुम अंधे हो, तुम किरौन के साथ मिलकर मेरी सल्तनत को छीनना चाहते हो। ये उसका रिएक्शन होता है। वाई डज ट्रीसियस कॉल इडिपस इग्नोरेंट? ट्रीसियस इडिपस को इग्नोरेंट क्यों कहता है? वो उसे रियलाइज करवाता है इडिपस कि जब तुम्हारे यहाँ पे स्फिंक्स आई थी, स्फिंक्स ने तबाह बर्बाद कर दिया था, क्वेश्चन पूछते थे, तुम लोग क्वेश्चन तो बता नहीं सके उसका, वो तो मैंने बताया था। तो वो आगे से वो कहता है कि तुम खुद साइटलेस हो, यू डोंट नो यू आर लिविंग इन इंसेस्टुअस रिलेशन विद योर मदर, यू आर ब्लाइंड। तुम फिजिकल ब्लाइंड नहीं, तुम इनरली ब्लाइंड हो, वो से कहता है। वाई डज बर्बेंशियो रिट्रीट इन द ड्यूक्स कोर्ट? वो ड्यूक से क्यों हार जाता है बर्बेंशियो फादर था डेस्डेमोना का। वो कहता था वो सेनेट में ले जाता है अपनी बात को, वो सेनेटर्स में ले जाता है, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये मेरी बेटी को वर्गला के ले गया। तो उसे कहता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ और मैंने प्यार के बदले प्यार लिया है, मैंने उसको ना तो वर्गलाया है ना मैंने उसको धोखा दिया है। आई वॉन्ट टू मैरी हर, आई मैरिड हर, मैंने उससे शादी की है। तो चूंकि उस वक्त तुर्क्स जो थे वो भी हमला कर रहे थे वेनिस के ऊपर, साइप्रस के ऊपर, तो उनको ज़रूरत थी, अथैलो एक जनरल था बहुत बड़ा, तो उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि उसने शादी भी की है तो अब यानी अथैलो को डेस्डेमोना दे दी जाए। तो वो जो ड्यूक होता है उस वक्त, उसका जो किंग होता है
वो ऑर्डर दे देता है कि इनकी शादी की परमिशन दे देता है कि ये लीगल है। तो फिर ये दोनों चले जाते हैं, और डेस्डेमोना और ये अथेलो। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ द पॉलीबस विद इडिपस रेक्स? इडिपस रेक्स के साथ, इडिपस जो रेक्स है इसके साथ पॉलीबस का रिलेशन क्या है? इडिपस ये अडॉप्टेड चाइल्ड था किसका? पॉलीबस का। पॉलीबस वो किंग है जिसने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है जी। ही इज हिज फादर। ये कौन सा फादर है? ये इसका इसने अडॉप्ट किया हुआ है। ही इज अडॉप्टेड सन ऑफ पॉलीबस। ये पॉलीबस का रियल फादर नहीं है, ये इसने अडॉप्ट किया हुआ है इसको, एडिपस रेक्स को। What is the importance of the handkerchief in Othello? Othello का जो handkerchief है वो उसका प्लान नंबर 3 है। जब वो 2 प्लान्स जो है वो चलता है, वो 2 प्लान्स के बाद तीसरा प्लान उसका हिट करता है और उससे वो कामयाब हो जाता है। वही हैंकरचीफ जो होता है वो अथेलो की मदर ने उसे दिया होता है और वो उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। जब वो कैसियो के कमरे में देखता है तो वो आग बगोला हो जाता है, बड़ा रैश हो जाता है, और he took hasty decision and killed his wife। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हैंकरचीफ। What kind of woman लेडी ब्रैकनल इज? जो लेडी ब्रैकनल है वो टिपिकल अरिस्टोक्रेटिक विक्टोरियन लेडी है, और वो रिप्रेजेंट करती है उस वक्त की जो विक्टोरियन लेडीज़ जो हैं वो इनर फीलिंग्स ऑफ लव पैशन को नहीं देखती। वो सुपरफिशियल नाम नहाद जो ओहदा है, स्टेटस है, उसको इम्पोर्टेंस देती है। एंड शी वांट्स दैट अ पर्सन हुम हर डॉटर मैरिड ही शुड बी हैविंग गुड नेम, गुड टाइटल, गुड फैमिली, रादर दैन गुड फार्म, गुड यानी शक्ल सूरत अच्छी हो या ना हो, लेकिन उसका फैमिली टाइटल, उसका नाम टैग जो है ये अच्छा। तो ये लेडी ब्रैकनल जो है ये मदर होती है किसकी? ग्वेंडोलिन की। हु इज मैरी मैन इन द प्ले? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। जैक्स बटलर इज द मैरी मैन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में जो जैक्स का बटलर होता है उसका नाम, ये बटलर भी एक किस्म का अटेंडेंट होता है, मुलाजिम होता है। ये बटलर है किसका? इसका जैक वर्दन का। चूँकि ये एक नवाब है, एक ड्यूक है, और थॉमस कॉर्डियो जो है उसकी सारी जो स्टेट है, उसका जो जितना भी प्रॉपर्टी है उसको ये लुक आफ्टर करता है और गार्डियन है सिसिली का। तो इसने एक बटलर रखा हुआ है, उसका नाम है मैरी मैन। How does Prospero escape the murder attempt be hated by the Calbian? अब आपको शायद पता ना हो, इसके अंदर कैरेक्टर हैं। एक मिलान एक इलाका है इटली का, वो उसकी सेटिंग दिखाई गई है टेम्पेस्ट के अंदर। जब प्ले स्टार्ट होता है तो यानी वो स्टॉर्म की सिचुएशन दिखाई जाती है। उसके बाद वो पूरा बताता है कि किस तरह उसको एंटोनियो जो उसका ब्रदर था, प्रॉस्पेरो बताता है अपनी बेटी को कि किस तरह उसके भाई ने तुम्हें और मुझे घर से निकाल दिया था, और मैं यानी यहाँ पे 12 साल से इस आइलैंड पे रह रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें बताता है कि इसका एक दोस्त था अलोंसो और एंटोनियो ने दोनों ने मिल के मुझे मेरी सल्तनत से बेदखल कर दिया और मुझे मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ा। सेबेस्टियन जो है, सेबेस्टियन उसका ब्रदर है अलोंसो का। अब वहाँ पे ये जब सारे जाते हैं, वो उस शिप के ऊपर होते हैं, तो ये इनकी कश्ती को जैसे ही वो वहाँ से उसको गिरा देता है, कश्ती जो है वो उल्ट जाती है। तो उसमें ये सम हो निकल आते हैं बच के। एरियल बताता है कि वो निकल गए हैं। जब वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं, वो उस वाइल्ड जो जंगल है वहाँ पे फिर रहे होते हैं, वहाँ प्लान करता है अलोंसो अपने दोस्त अटोनियो के साथ मिलके कैल्बियन जो वहाँ पे एक सिकोरेक्स जो होती है चुड़ैल, उसका बेटा है कैल्बियन, जो कि आधा एनिमल जैसा है आधा ह्यूमन जैसा है। ये कैल्बियन मशवरा देता है कि तुम ना कत्ल कर दो, जैसे अलोंसो ने अपने भाई को घर से निकाल दिया था, उसे मारा था, घर से निकाल दिया, धोखा दिया,
तुम भी इसे कत्ल कर दो सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन जो है वो भाई है अलोंसो का। अलोंसो के माइंड में ये ख्याल आता है तो एरियल आके उसको जगा देता है। इस तरह प्रॉस्पेरो जो है एरियल के थ्रू उसको बचा लेता है। किसको? सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन जो है वो उसका भाई था अलोंसो का। ये और से पढ़े क्वेश्चन। हाउ डज द प्रॉस्पेरो एस्केप द मर्डर अटेम्प्ट हैच्ड बाय कैल्विन। कैल्विन जो है वो सैकोरिक्स का एक चुड़ैल का बेटा है। चुड़ैल को उसने मार दिया था। किसने? प्रॉस्पेरो ने। उस आईलैंड पे वो काबिज थी और उसने एरियल को कब्जे में किया हुआ था। ये उसको मार के उसके बेटा जो है कैल्विन उसको अपनी गुलामी में ले लेता है और उसकी खुद ही परवरिश करता है। वो एक यानी वाइल्ड भी है थोड़ा सा और वो अजीबोगरीब किस्म का है और वो अभी भी शैतान है अपनी मदर जैसा। ये कैल्विन जो है वो सैकोरिक्स चुड़ैल का बेटा है और एरियल जो है वो उसको रिलीज़ करता है और वो उसे अपनी गुलामी में ले लेता है। एरियल बेसिकली अब गुलामी एज आ गुलाम काम कर रहा है प्रॉस्पेरो का। ये एक स्पिरिट है, एक रूह है। कैल्विन एक प्लान करता है किसके साथ? अलोंसो के साथ मिलके। जब उनका शिप जो है वो रैक होता है, गिर पड़ता है, कैल्विन उनको मशवरा देता है कि तुम, क्योंकि वो ईवल है तो वो उसे मशवरा दे रहा है, तुम भी जैसे प्रॉस्पेरो को घर से निकाल दिया था इसी तरह तुम भी मार दो और सारी सल्तनत पे कब्जा कर लेना। सेबेस्टियन जो है वो भाई है अलोंसो का। अलोंसो जो है वो फ्रेंड था किसका? अंटोनियो का। ये दोनों फ्रेंड थे। हाउ डज प्रॉस्पेरो एस्केप द मर्डर अटेम्प्ट हैच्ड बाय कैल्विन। इसको आप इसका जवाब दे देना, आंसर दे देना। व्हाई इज बैराबस एंग्री विद द 3 Jews। 3 Jews के साथ वो क्यों एंग्री होता है? अब 3 Jews जो इथामोर है, बेलामीरा है, ये सारे जो हैं जो जूस हैं इनके साथ वो एंग्री इसलिए होता है, ये उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इथामोर ने भी उसे किया था, ठीक है जी। उसके बाद बेलामीरा ने भी उसको किया था और पीलिया बोर्जा जो है ये सारे मिल के उसको करते हैं ब्लैकमेल। तो इनके से वो नाराज़ हो जाता है। तो ये था कि उसे पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे। ये तीनों के नाम लिख लें। एक जी इथामोर, दूसरा बेलामीरा वो प्रोस्टिट्यूट है जो अपना जिस्म बेचती है। उसके बाद एक पीलिया बोर्जा जो है, ये सारे ये तीनों ज्यूज हैं। आगे देखिएगा, कोई और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा क्वेश्चन रेज करती है, इन इडिपस रैक्स विच कंसेप्ट फेट, कर्मा, लक वाज यूज्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। इन इडिपस रैक्स विच कंसेप्ट फेट, कर्मा, लक वाज यूज्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्सप्लेन करें डिटेल में कि क्या इडिपस रैक्स जो है इसमें क्या चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, फेट है, कर्मा है, लक है। आप ऐसा कीजिएगा, आप कहिएगा कि जो जितनी भी ग्रीक ट्रेजिडीज़ हैं उनमें फेट पहले ही गॉड और गॉडेसेस से डिटरमिन होती है। तो ये फेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसकी? इडिपस रैक्स की, इडिपस की। अगर आप चाहें तो लिटिल ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट कैरेक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही शुड नॉट किल अ पर्सन हु वाज एज्ड। ही शुड नॉट गेट मैरिड अ लेडी हु वाज नियर टू हिज मदर्स एज। तो ये उससे दो और हेस्टी स्टेप जो है उसे नहीं लेने चाहिए थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ह्यूब्रस और इमोशनल और पैशनेट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। ये भी उसके टू सम एक्सटेंट वो उसके करैक्टर में उसकी डेस्टिनी के रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी ट्रेजिडी के। आगे एक और क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द करैक्टर ऑफ फर्नेस। फर्नेस के करैक्टर को डिस्कस कीजिए। द जू ऑफ माल्टा। हाँ जी, फर्नेस जो है वो भी बेसिकली क्या करता है, वो सारी दौलत जो है इकट्ठी करना चाहता है। बैराबस जो है वो तो मैकियावेलियन थॉट को फॉलो करता ही है। हमने देखा कि फर्नेस जो है वो भी कुछ कम नहीं है। फर्नेस जो है उसकी सारी दौलत को हथियाना चाहता है और वो उसके ऊपर उसकी सारी दौलत जो है वो ले लेता है और फिर अल्टीमेटली उसको अपने दफा के लिए बहुत सारी चालें जो है बैराबस को चलनी पड़ती है। बैराबस फिर वो जो प्लान करता है उसके साथ एक प्लॉट जो है वो काउंटर प्लॉट करता है।
यानी पहले प्लॉट जो उसके खिलाफ होता है तो फिर उसके दिफा के लिए वो करता है। तो फर्नेस जो है वो भी ग्रेट एक्सटेंट बड़ा लालची इंसान है। देखिएगा, एग्जामिन Iago's method and explain why they are so effective। अथेलो बाय शेक्सपियर। हमने इसके अंदर देखा कि अयागो का जो प्लान है वो कैसे इफ़ेक्टिव होता है और उसका मेथड क्या था, उसने कैसे वो 3 प्लान्स जो हैं वो यूज़ करता है। पहला प्लान वो शराब पिलाता है, दूसरा प्लान जो है वो चलता है कि वो फीड करता है उसको, उसका ब्रेन वॉश करता है, तीसरा प्लान वो हैंकरचीफ लेता है। इस तरह करैक्टर्स जो हैं वो खुद ब खुद एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और वो खुद आराम से आउटसाइड होके देखता रहता है सारी सिचुएशन का। उसका प्लान जो है वो बड़ा कामयाब रहता है, उसका मेथड। यागो जो है वो बड़ा कनिंग एक विलन है शेक्सपियर का। ये आप डिस्कस कर देना। डिस्क्राइब द करैक्टर स्केच ऑफ अथेलो। अथेलो का करैक्टर स्केच अभी मैंने बताया। उसके अंदर लव है, रोमांस है, वार का और वेनस के लिए लड़ने का पैशन है, पैट्रोटिज्म की स्पिरिट है, रोमांस उसके अंदर है, जो कॉम्पेन्स हैं उनको लीड करने की जो एक जनरल है आर्मी के अंदर, तो उसके अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक भी हैं फाइट करने की, लड़ने की। और वो एक ब्लैक मोर है, तो ब्लैक मोर के अंदर जिस तरह की वो थॉट्स हैं वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारी आप डिस्कस कर देना उसका कैरेक्टर स्केच। बाय द एंड ऑफ द प्ले हैज़ जैक रियली लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। सबसे तो पहले बताएंगे आप कि जो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो उसके अंदर ही एक आयरनी है, पैराडॉक्स है। वो तब तक नहीं बताता अपनी असलियत जब तक एल्जर्नन, सिसिली और ग्वेंडोलिन को सारा पता नहीं चल जाता। यानी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, वो खुद झूठ बोल रहा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अर्नेस्ट जो है वो कितनी हद तक लर्न करता है, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। इसका करैक्टर डिस्कस कर देंगे। ये बेसिकली जैक का पूरा करैक्टर जो है इसमें आ जाएगा। आप डिस्कस कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्ले? द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मेन जो थीम है वो क्या है? टेम्पेस्ट के अंदर कल्चर को डिस्कस किया गया है। सेटिंग दी गई है इटली, मिलान एक इलाका है इटली का, उसकी सेटिंग दी गई है। ठीक है जी। सुपर नेचुरलिज्म इसके अंदर डिस्कस किया गया है। एरियल और सैकोरिक्स और उसके अलावा जो कैल्बियन है, ये तीनों क्या है? सुपर नेचुरलिज्म है। कंट्रास्टिंग रीजन को दिखाया गया है। एक साइड पे कोर्ट की लाइफ है, दूसरी साइड वाइल्ड जो है जंगल की, सी की लाइफ है। ये सारा आप डिस्कस करेंगे, ये सारे थीम है उसके। फ्रीडम और कॉन्फाइनमेंट दिखाई गई है। प्रेस्पेरो और मरिंडा जो हैं वो उनको सारी उम्र कहाँ रहना पड़ता है? एक प्रिजन के अंदर। लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग में दोनों में एक्सप्लेन कीजिएगा। मैन और नेचुरल वर्ल्ड को दिखाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद बिट्रेयल्स, डिसेप्शन को दिखाया गया है। कंपैशनेट और कंपैशन और फॉरगिवनेस को दिखाया गया। प्रॉस्पेरो जो है वो माफ़ कर देता है, फॉरगिवनेस शो करता है, कंपैशन शो करता है, एट लास्ट सबको माफ़ कर देता है। और उसके बाद कॉलोनाइज्ड एक थीम है कि जैसे प्रॉस्पेरो जाके उनकी कॉलोनी पे जो सुपर नेचुरल जितने भी लोग होते हैं, सुपर नेचुरल वहाँ पे जो एक वर्ड है उसके ऊपर जैसे कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पे कॉलोनियल कंसेप्ट जो है वो भी दिखाया गया है। होप यू हैव understood each and everything related to today's lecture. We've discussed 2018 paper by University of Sargodha. I hope you have learned a lot and you will use these points in your tomorrow's paper. In tomorrow's paper, you can use all these points and I hope you can do each and everything. Stay blessed and have a nice time.